देखो अगर हमें करना हो, अगर हमसे कह दे K2S का बनाओ, कैसे स्ट्रक्चर होगा? तो भाई 2K है और एक S है, ठीक है। K2S में क्या है? 2K and 1S। तो K and S। देखो बेटा, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है इसका? 2,8,8,1, 2,8,8,1। सल्फर 16 होता है 2,8,6। अब देखो, अब इस पोटेशियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 7 चाहिए, बट ये नहीं ले सकता 7। ये तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ये दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि 2 इसको मिल जाएंगे। तो बेटा क्या होगा, इन दो, इस के पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो 2K है, 2K पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और एक सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? -2 चार्ज। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही जो आकर्षण बल है, इसी को बोलते हैं आयनिक बल। मेरी बात समझ में आ गई आपको? नोट करो। देखो अब बात ये आती है, कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट आयनिक बंध बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं। अब इनकी हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें हम 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ए टाइप का और दूसरा होता है बी टाइप का। ए टाइप का एलिमेंट कौन सा होता है? ए टाइप का मतलब होता है वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे सके। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता जिसको बोलते हैं। और ये किस ग्रुप का होता है बेटा? ये समूह फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए समूह का होता है। थर्ड ए में केवल और केवल बेटा एल्यूमिनियम और गैलियम ये बनाते हैं आयनिक बंध। और ए टाइप का कैसा होता है बेटा? धात्विक नेचर का होता है, धातु प्रकृति का होता है, मेटेलिक होता है। जब मेटल नॉन मेटल के साथ बनाता है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलता है, अधातु के साथ मिलता है, तब जाके कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। अब ये बी टाइप का मतलब कैसा हो गया? बी टाइप का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही, जो इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। ये किस ग्रुप का होता है बेटा? ये होता है आपका फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए ग्रुप का होता है। ये 5वें ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए समूह का होता है, ठीक है। जैसे देखो, अब जैसे मान लिया ग्रुप ए, फर्स्ट ए की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से समूह होते में कौन कौन तत्व होते हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये कैसा बंध बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं तुम्हारे कैसा बंध? आयनिक बंध बनाते हैं। शायद लिथियम नहीं बनाता, ठीक है। इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होती है जरा बताओ? इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी बेटा। कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 हो जाएगी। आप समझ रहे हो बेटा? आ रहा समझ में? कनिका, साकिब बेटा आ रहा है? यस सर। सेकंड
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, तो इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। थर्ड ए, ये मेटल है, सभी धातु है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, ठीक है ना। अधातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन लेना। यहाँ कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बेटा ना बोरॉन बनाता है आयनिक बंध, ना इंडियम, ना थैलियम। कौन बनाता है? केवल एल्यूमिनियम और गैलियम। ये 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता कितनी होती है बेटा? 3 होती है। इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। अब बात करेंगे फिफ्थ ए, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चलो भाई, अगर हम बात करें फिफ्थ ए की, तो देखो जरा, समझो ध्यान से। फिफ्थ ए कौन कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन सभी के आउटर सेल में लास्ट कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सॉरी क्या कहते हैं, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है 2,5, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इसलिए इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी होती है बेटा? 3 होती है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ग्रुप 16 की बात करें, मतलब 6 ए की बात करोगे अगर, कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसका होता है 2,6। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ 6 ए हो गया। 7 ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। ये क्या होगा? इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 8 करने के लिए 1 चाहिए केवल, तो इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? केवल 1 हो जाएगी। बात समझ गए? ये आपको मैंने वैद्युत संयोजकता बता दी और आपको बता दिया कौन आयनिक बंध बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आयनिक बंध के बनाने के लिए कौन कौन सी ऊर्जाओं की जरूरत होती है, उनकी बात करेंगे। तो फटाक से बेटा इसको नोट करो। अब देखो बेटा, अब हम जो बात करने वाले हैं, सुनो। मान लिया इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है धातु की, वो हमने काई ए मान ली, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता को हमने काई बी मान लिया। अगर विद्युत ऋणात्मकता का जो डिफरेंस है काई ए माइनस काई बी, मॉड लगा दिया, अगर इसकी वैल्यू 1.7 से ज्यादा आती है, अगर विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू 1.7 से ज्यादा आती है, इसका मतलब वहां पर किस तरह का बंध होगा बेटा? वो कैसा यौगिक होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। मतलब ए और बी के बीच कैसा बंध होगा? आयनिक बंध होगा। और ए और बी आपस में मिलकर कैसा कंपाउंड बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक यौगिक बनाएंगे। अगर ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है 1.7 से ज्यादा आता है, तो वहां पर किस तरीके का बंध बनेगा? ए और बी के बीच आयनिक बंध बनेगा। और किस तरह का वो यौगिक बनाएंगे ए और बी मिलके? कैसा? आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे। तो नोट करके लिख लो बेटा इस पॉइंट को। अब डालो हेडिंग, आयनिक बंध के निर्माण में उपयोग होने वाली ऊर्जाएं। आयनिक बंध के निर्माण में उपयोग होने वाली ऊर्जाएं। एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एनर्जी इन्वॉल्व in the formation of
आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध या आयनिक यौगिक के फॉर्मेशन में यूज होने वाली या इन्वॉल्व होने वाली ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो ऊर्जा होती है बेटा वो होती है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात होती है आयनन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा परमाणु है, धातु है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के निकालने में किस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है बेटा? आयनन ऊर्जा। आपको पढ़ा चुका हूं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं आपको, थर्ड चैप्टर में आयनन ऊर्जा क्या होता है। किसी विलगित गैसीय परमाणु से के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? आयनेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब एक बात बताओ, धातु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी अच्छी आयनन ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? उतनी धातु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना अच्छा आयनिक बंध बनेगा। और जल्दी इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। क्यों? किसी समूह में जब ऊपर से नीचे आते हो बेटा तो आयनन ऊर्जा क्या होती? घटती है, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। जैसे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपसे मैं पूछूंगा इन पांचों में आयनिक बंध के लिए सबसे अच्छा धातु कौन होगा? तो भाई देखो जरा, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, आपको पता है। आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयरन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। क्यों भाई? क्योंकि हमको आयरन ऊर्जा तो तब ज्यादा चाहिए जब साइज छोटा हो। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमको। समझ में आ रहा बेटा? कनिका, आ रहा है समझ में? अभी क्या है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2,1, इसके पास केवल 2 हमारी कक्षाएं हैं। सोडियम के पास बेटा 3 कक्षाएं हैं, पोटेशियम के पास 4 हैं, रुबिडियम के पास 5 हैं, सीजियम के पास 6 हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालना यहां से पॉसिबल, आसानी से निकलेगा या यहां से निकलेगा? बताओ भाई, कहां से निकलेगा? लास्ट वाले से निकल जाएगा आसानी से। मतलब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतनी ही हमको कम आयनन ऊर्जा जरूरत पड़ेगी। मतलब आयनिक बंध के फॉर्मेशन में हमको लो आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब कम आयनन ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा धातु उतना अच्छा क्या बनाएगा? जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा धातु बेटा उतना अच्छा आयनिक बंध बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालने का मतलब क्या होगा बेटा? उसका साइज ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा का मतलब उसकी क्या होगी? आयनन ऊर्जा कम होगी। समझ गए मेरी बात को आप? तो सीजियम सबसे जल्दी फॉर्मेशन करेगा किसका बेटा? आयनन ऊर्जा का। सॉरी, सीजियम क्या करेगा? आयनिक बंध बनाने के सबसे जल्दी आगे आएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिप्लेस करेगा। तो आप इसको नोट कर लो बेटा, लिख लेना कि आयनिक बंध के निर्माण में हमें कम आयनन ऊर्जा की जरूरत होती है। सेकंड नंबर हेड डालो, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिख लो नोट करके बेटा, आयनिक बंध के निर्माण के लिए, आयनिक बंध के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुत्व ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आयनिक बंध के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मान ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम आयन ऊर्जा, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, ये ध्यान रखना हमेशा। तो एक स्लोगन याद रखना इसका, सॉरी, लो आयनस एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, LIHE।
लो आयनन ऊर्जा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बेटा कि आयनिक बंध के फॉर्मेशन की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कब बनता है। तो याद रखना, आयरन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व ज्यादा होना चाहिए, तब जाके बेटा किसका कौन सा बंध बनता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। ये क्या होती है, सुनो। जब एक धनायन और एक ऋणायन आपस में मिलकर कोई एक ठोस कंपाउंड, ठोस आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। मैंने क्या बोला, एक धनायन, सुनना बेटा, एक धनायन और एक ऋणायन जब आपस में मिलते हैं तो एक ठोस आयनिक सॉलिड बनाते हैं, एक ठोस आयनिक कंपाउंड यौगिक बनाते हैं, और इसके बनाने में जो भी ऊर्जा निकलती है वो कहलाती है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है लैटिस एनर्जी की बेटा, निकल रही है इसलिए क्या होती है, निगेटिव में होती है। किसमें होती है, निगेटिव में होती है। लिखो, जब दो, लिखो, जब जब दो अलग अलग आयन, जब दो अलग अलग आयन आपस में मिलकर, जब दो अलग अलग आयन आपस में मिलकर ठोस आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठोस आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो जो भी ऊर्जा निकलती है, तो जो भी ऊर्जा निकलती है वह जालक ऊर्जा कहलाती है, वो जालक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जालक ऊर्जा कहलाती है। तो ये तीन तरह की ऊर्जा होती है जो आयनिक बंध के फॉर्मेशन में यूज होती है, आप इसको नोट कर लो बेटा। हेडिंग पड़ेगी बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर साइकिल। बेटा इसे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है आज के लेक्चर में या यहाँ तक?